सो गाइज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइज जैसा कि आपको बताया कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था ये पार्टनरशिप चल रहा है, जिसकी हमने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्टनरशिप की जो इन्फॉर्मेशन थी और जो गुडविल के कंसर्न की एंट्रीज थी उसकी हमने आपको जानकारी दी थी और आपको कहा था कि हमने इस पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक को हम आपको 3 वॉल्यूम में देंगे, जिसमें पहला वॉल्यूम हम आपको दे चुके हैं, ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम है और थर्ड वॉल्यूम हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस वॉल्यूम में हम बात करेंगे पार्टनरशिप में यानी कि एडमिशन और पार्टनरशिप में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक नए पार्टनर के आने के कंसर्न में जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनका रिवैल्यूएशन करना होता है और जो फर्म के पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होते हैं उनको कैसे एडजस्ट करना होता है। और साथ में हम इसमें बात करेंगे कि जब नए पार्टनर के एडमिशन के समय जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है जब उसको हम एडजस्ट करते हैं या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल को जब एडजस्ट करना होता है तो वो सब हम कैसे करते हैं, तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं हम आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में जो नेक्स्ट वॉल्यूम में उसकी जानकारी में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, यानी कि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन। तो गाइस जैसा को अपने पहले भी बताया था कि अब हम जो वीडियो बनाते हैं हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो हमारी हर वीडियो में अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड नॉलेज मिल सकती है। जो बच्चे हिंदी में हों वो हिंदी में ले सकते हैं नॉलेज को, और जो इंग्लिश के मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की, संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, द फर्म्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑफन reassessed upon the entry of a new partner because the new partner is neither liable for loss due to change in the value of the firm's assets and liabilities before the date of entry into the firm, and neither can there be any profit sharing from them। तो गाइस हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नए शेयरधारक के प्रवेश पर प्राय फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने की तिथि से पूर्व फर्म की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के कारण ना तो हानि के लिए उत्तरदायी होता है और ना ही उसके उत्पन्न होने वाले लाभ में भागीदारी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जब नए पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं तो उस कंसर्न में जो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं जब उनका रिवैल्यूएशन करा जाता है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके कंसर्न में अगर कोई असेट्स और लायबिलिटीज़ के पुनः मूल्यांकन करने के बाद उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट और लॉस का जो अधिकार है या जो प्रॉफिट या लॉस को जो बांटा जाता है वो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। उसमें जो न्यू पार्टनर होता है उसका कोई इन्वॉल्वेशन इसमें नहीं होता है। तो ना ही वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा और ना ही वो लॉस में अपनी हिस्सेदारी देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, जिसमें हम बात करते हैं कि संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन। तो यहाँ बात कर रहे हैं इन सच ए सिचुएशन इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड and new partner to re-evaluate the assets and liabilities on the date of entry of the new partner, display them at the actual price in the books। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो नए साझेदार के प्रवेश करने की तिथि पर जो संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना तथा उन्हें पुस्तकों में वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित करना पुराने तथा नए साझेदार के हित में होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब नया साझेदार एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं, ताकि उस डेट को पर्टिकुलर डेट को जब नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू को फर्म में रखा जाए। अगर उनकी वैल्यू में कोई इंक्रीज़ होती है तो उसका फ़ायदा भी ओल्ड पार्टनर को मिले, और अगर उसकी वैल्यू में कोई डिक्रीज़ होता है तो उस लॉस को भी ओल्ड पार्टनर ही वहन करें, नए पार्टनर का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं द अकाउंट थ्रू विच एन एडजस्टेड इज मेड टू चेंज द बुक वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिवैल्यूएशन इज कॉल्ड ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंट हम असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम बनाते हैं तो उस अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं।
विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। इन the debit side, a decrease in the value of assets and an increase in the value of liabilities। यानी कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो डेबिट पार्ट होता है उसमें अगर किसी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको शो करते हैं, और उसी तरीके से अगर किसी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसको शो किया जाता है इसके डेबिट साइड में। उसी तरीके से बात करते हैं हम इसके क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू करते हैं, और किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसकी एंट्री भी इसके क्रेडिट साइड में की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पुनः मूल्यांकन पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन करने के लिए जिस खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता, जिसको रिवॉल्यूशन अकाउंट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में कमी व दायित्वों के मूल्य में वृद्धि की एंट्री की जाती है, जबकि इस खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी की एंट्री की जाती है। इस खाते पर होने वाले कुल लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के उनके पूंजी खाते में उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। यानी कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनके ओल्ड रेशो में इसको बांटा जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी जो कंसर्न एंट्री है हम उसके बारे में। तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉलोइंग एंट्री पास फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन में निम्न जनरल प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि जब हम किसी असेट्स की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम एंट्री बनाते हैं। यदि असेट्स की मूल्य में वृद्धि होती है तो एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, जबकि अगर किसी असेट्स के मूल्य में कमी होती है यानी कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स होती है तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को हमें डेबिट करना है और रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करना है, और नरेशन लिख देनी है बीइंग रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स। उसी तरीके से अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हमारे को फिर असेट्स को क्रेडिट करना है और रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना है, तो एंट्री बन जाती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इसी कंसर्न में हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ के लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं फॉलोइंग एंट्री पास फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि संपत्तियों और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के संबंध में निम्न एंट्री बनाई जा सकती हैं, जिसमें हम बात करते हैं फॉर अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी होती है तो उस कंडीशन में एंट्री बनती है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में वृद्धि होती है तो एंट्री बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। यहाँ में सिंपल वे में देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि असेट्स और लायबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको उसी साइड में रखना है, और अगर वो घट रहे हैं तो उसको अपोजिट साइड में ले जाना है। फॉर एग्जांपल असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन बनेगा, अगर असेट्स की वैल्यू घटेगी तो उसको अपोजिट कर देंगे, तो यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंट्री बन जाएगी। सेम प्रोसीजर में लायबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं कि अगर लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ बनाएंगे। उसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो फिर हम लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट की एंट्री बनाएंगे। यहाँ गाइस रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी असेट्स या कुछ जो लायबिलिटीज़ का वैल्यू होती है वो आपको ऑन रिकॉर्डेड नहीं होती, यानी कि वो पहले से आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, तब अगर वो हमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में अगर वो हमारे सामने आ जाती है बुक में या हमारे बुक में उसकी एंट्री की जाती है, तब उसको भी हम फिर नई असेट्स या नई लायबिलिटीज़ के रूप में शामिल करते हैं। अगर मान लीजिए असेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, यानी कि फॉर एन अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी कि कोई असेट्स का आइटम ऐसा है जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं था, अब हम उसे बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब उसकी एंट्री बनाएंगे हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स नरेशन लिख देंगे। उसी कंसर्न में अगर कोई लायबिलिटीज़ का अमाउंट ऐसा होता है जो कि पहले नहीं था और अब हमें वो पे करना पड़ सकता है, तब उसके कंसर्न में हम एंट्री बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट।
तो गाइज इस तरीके से हम रिवॉल्यूशन के कंसर्न में जो एंट्री बनाते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज और डिक्रीज के बाद, और नई असेट्स जो अनरिकॉर्डेड है उसको शामिल करने के बाद, और नई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को शामिल करने के बाद ओवरऑल हमें देखना होता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डिफरेंस डेबिट में बच रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन होगा। और सेम उसी तरीके से अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस हमारा लॉस ऑन रिवॉल्यूशन माना जाएगा। तो उसके कंसर्न में भी हमें एंट्री बनानी होती हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते पर लाभ होता है तो एंट्री बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो गाइज यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रॉफिट होता है रिवॉल्यूशन पर उसको ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में। सेम वही प्रोसीजर आपका लॉस के लिए भी होता है कि अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट पर लॉस होता है तो उस कंडीशन में जो लॉस का अमाउंट होता है उसे भी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कंसर्न में आपकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो गाइज अभी जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी असेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवॉल्यूशन के कंसर्न में, उसकी जो भी एंट्रीज होती हैं वो हमने आपको डिटेल में बताई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म के पास जो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, फंड हैं या कोई लॉसेस हैं ऐसे, तो अगर वो ऑलरेडी फर्म की बैलेंस शीट में एंटर्ड हैं या बैलेंस शीट में वो हमने शो कर रखे हैं तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय हमें उन अमाउंट को भी क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। किन में? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्री बन सकती हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे हम पहले बात करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि संचय कोष सामान्य संचित या लाभ की राशि का वितरण करने पर। तो अगर ये आपको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दी हुई है जो हमारी ओल्ड पार्टनर फर्म है हमारी या जो ओल्ड बैलेंस शीट है हमारी पार्टनर्स की, उसमें अगर हमने कोई रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है तब उन अमाउंट को हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा और उसको हमें ओल्ड रेशो में ही बांटना होगा। तो उसकी एंट्री हम बनाते हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये तीनों आइटम आपको ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखे होंगे, वो आइटम आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करने होंगे। जिसके लिए आपके सामने एंट्री है, नरेशन इसकी लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ गाइज बार बार आपको हम यहाँ ध्यान दिलाते हैं कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप कंडीशन में, यानी कि नए पार्टनर के प्रवेश के संबंध में केवल गुडविल के अमाउंट को ही हम सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। उसी तरीके से फर्म के कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं जो कि आपको असेट साइड में दिए हुए हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तब उसकी एंट्री अपोजिट हो जाती है, उसमें एंट्री बन जाती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके कंसर्न में हम बात करते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये कुछ लॉसेस और प्रॉफिट की होती हैं जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी, तो उनके कंसर्न में आपको ये एंट्री बनानी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना। तो गाइज हम इसमें ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो नया पार्टनर होता है जब उसको हम एडमिट करते हैं, शामिल करते हैं, तब उस कंडीशन में हमें फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। यानी कि हम अपनी फर्म की टोटल कैपिटल को अब एडजस्ट करना चाहते हैं, उनको हम एक रेशो में रखना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करें या फिर नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करें। तो जिसके कंसर्न में हम बात कर रहे हैं at the time of admission of the new partner all the partners can
compromise to the effect that the capital of all the partners should be in the new profit sharing ratio। यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के समय सभी साझेदार इस आशय का समझौता कर सकते हैं कि सभी साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात में कर दी जाए। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर हैं और जो न्यू पार्टनर हैं वो आपस में समझौता कर सकते हैं कि अब जो नए पार्टनर को मिलाने के बाद जो टोटल पार्टनर होंगे उनकी जो कैपिटल होगी वो अब जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके कंसर्न में या उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो उसके कंसर्न में हमारे सामने दो सिचुएशन आ सकती हैं, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। There may be the following two situation of adjusting capital in the proportion to the new profit sharing ratio on the admission of a new partner। यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि विभाजन के अनुपात में पूंजी का समायोजन करने की निम्नलिखित दो स्थितियां हो सकती हैं, जिसमें पहले हम बात करते हैं ascertaining new partner capital on the basis of old partners adjusted capital। यानी कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ कैपिटल का फिक्स अमाउंट कुछ नहीं लेके आया है, तो जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के आधार पर हमें नई पार्टनर की कैपिटल को निकालना है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है कि उसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होगी, उसको निकालने के लिए आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की हेल्प लेनी होगी या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना होगा और उसके आधार पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालना होगा। सेम सेकंड पोजीशन इसका अपोजिट हो जाता है, उसमें हम बात करते हैं एडजस्टमेंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। यानी कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी में समायोजन किया जाए। तो गाइज हम यहाँ कह सकते हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है कि जो नया साझेदार अपनी कैपिटल लेके आया है, यानी कि जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है वो जिस रेशो में अपनी कैपिटल लेके आया है उस रेशो को बेस बनाकर अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी न्यू पार्टनर के रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ सकती है या करनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं जब नए पार्टनर के एडमिशन के समय हम अपनी कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बात करते हैं हम पहली कंडीशन की, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों को पूंजी में समायोजन किया जाए। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब जो नया साझेदार है उसकी पूंजी के आधार पर जब पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, तो हमें कौन कौन से स्टेप को ध्यान देना चाहिए या कौन कौन से स्टेप हमें करने चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 की अगर बात करें तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। तो गाइज यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होगी। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो उसमें सिंपल करना है क्या है आपको कि आपको ये देखना है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, यानी कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो, और अपॉन कर देंगे हम जो भी उसका शेयर होगा या जो शेयरिंग रेशो होगा वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नया पार्टनर जो है उसकी जो कैपिटल है वो है मान लीजिए 20,000 और वो 1/5 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया गया है, तो इसका मतलब 1/5 पार्ट के लिए उसकी कैपिटल हो गई 20,000। तो अगर हम 1/5 पार्ट के लिए जब 20,000 कैपिटल को लेते हैं तो अगर फर्म की हमें टोटल कैपिटल निकालनी हो तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 20,000 इंटू 5/1। तो कुल मिलाकर नए पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की जो कुल कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, 1 लाख रुपये की होनी चाहिए। स्टेप 2 की बात करें तो डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि अब हमें टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब हमें क्या करना है कि हमें जो भी नए पार्टनर हैं और नया पार्टनर और जो ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग जो हमने अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी कैपिटल को उनके रेशो में बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
कि नया पार्टनर का जो रेशो था और जो ओल्ड पार्टनर के रेशो थे, उनके बाद अब फर्म के जो न्यू रेशो आए वो 2:1 आए। यानी कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें ए का रेशो 2 है, बी का रेशो 2 है और सी का रेशो 1 है। तो यानी कि सॉरी, तो एंट्री बन गई, मतलब रेशो हो गया हमारा 2:1 का। अब मान लीजिए हमारी जो फर्म की कैपिटल है टोटल जो निकल के आई है वो मान लीजिए हमारे 1 लाख रुपीज़ की आई है। तो इस 1 लाख रुपीज़ को हमें 2:1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2:1 में जब 1 लाख रुपये को डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी आपकी 40,000, 40,000 और 20,000। यानी कि जो अब ए बी सी की जो न्यू कैपिटल हो गई वो 40,000 ए की, 40,000 बी की और 20,000 सी की हो गई। तो ये इनकी क्या हो गई, न्यू कैपिटल हो गई। स्टेप 3 में बात करें तो डिटरमाइन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब हमें देखना ये है कि भाई जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या शो कर रही है। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल क्या शो कर रही है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। और लास्ट में स्टेप 4 की अगर बात करें तो फाइंड आउट द सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल बाय द कंपेयरिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल असर्टेन्ड बाय द स्टेप 2 एंड द प्रेजेंट कैपिटल असर्टेन्ड इन स्टेप 3। तो अब हमें देखना है कि जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें मिली है और जो हमने न्यू प्रोपोर्शनेट शेयर से कैपिटल निकाली है, अब उन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि अगर मान लीजिए उनकी जो न्यू कैपिटल है और जो उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिली कैपिटल है, तो वो न्यू कैपिटल अगर ज़्यादा है और पहले की कैपिटल कम है तो जितना अमाउंट है उतना वो और लेकर आएंगे, उसे डेफिसिट कैपिटल बोलेंगे। और इसका अपोजिट होने पर यानी कि उनकी पहले की कैपिटल ज़्यादा थी और अब न्यू कैपिटल उनकी कम बैठ रही है तो वो एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस के रूप में निकाल कर ले जाएंगे। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल बड़ी होगी किससे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। यानी कि जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल मिलेगी वो मान लीजिए हमारी 50,000 थी ए की और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 40,000 की, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 रुपये उसके फर्म पे एक्स्ट्रा हैं, वो सरप्लस के रूप में उस पैसे को फर्म से निकाल लेगा। और सेम इसका अपोजिट कर दें कि मान लीजिए उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो है 40,000 की और उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल मिली है वो है 30,000 की, तो यहाँ पे 10,000 रुपये इसकी कमी होगी जिसको डेफिसिट कैपिटल बोलेंगे और इस अमाउंट को वो फर्म को लाकर देगा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल ग्रेटर देन होगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, और डेफिसिट कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल लेस देन होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो वो डेफिसिट होगी। तो गाइज इसके कंसर्न में जो हमने आपको बताया, और सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। यानी कि अब बात कर रहे हैं हम कि जब नया पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाकर लेके आता है या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर लेके आता है, तब क्या स्टेप होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप। यानी कि नए साझेदार की पूंजी को निम्नलिखित स्टेप द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पहला स्टेप है आपका डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर सच दैट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट सच एज गुडविल, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट ETC। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें टोटल एडजस्टेड कैपिटल को निकालना है जो कि ओल्ड पार्टनर है। यानी कि ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को निकालना है जिसमें उनकी कैपिटल, उनका रिजर्व और उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस या फिर उनका कोई भी गुडविल का अमाउंट हो, उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारी एडजस्टेड कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर की। फिर सेकंड स्टेप में बात करते हैं डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब उनकी जो ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके आधार पर अब हमें फर्म की न्यू कैपिटल को निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी फर्म के ओल्ड पार्टनर है, सी को हमने नया पार्टनर बनाया, सी को जो नया पार्टनर बनाया वो 1/5 पार्ट के लिए बनाया, तो इसका मतलब
जब हम टोटल फर्म का जो शेयर है उसे अगर हम 1 मानते हैं, उसमें से हम 1/5 पार्ट को लेस करते हैं, तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका रेशियो हो जाएगा 4/5। तो 4/5 के लिए जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल आई निकल कर, वो मान लीजिए सपोज कीजिए कि 4/5 पार्ट के लिए एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई 40,000 रुपये। तो हमें क्या करना है कि इस 40,000 में अब 4/5 का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 5/4 कर देना है। तो 40,000 इंटू 5/4 करेंगे तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 50,000। अब इस 50,000 का हम 1/5 निकाल लेंगे, जो कि हमारा नया पार्टनर है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 1/5 जब करेंगे 50,000 का, तो वो आ जाएगा आपका 10,000। तो इसका मतलब नए पार्टनर की कैपिटल जो होगी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को अगर बेस बनाकर निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, 10,000। जैसा कि आप अपने सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं, डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसा कि आपको बताया कि मान लीजिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमारी आई निकल कर 40,000 रुपये की, और उनका जो रेशियो है वो 4/5 है। तो 4/5 का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 5/4। तो 40,000 इंटू 5/4 करेंगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 50,000। तो स्टेप थर्ड की बात करें तो डिटरमाइन कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर एज टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कितनी निकाली हमने, 50,000 इंटू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर कितना है, 1/5। तो 50,000 इंटू 1/5 करेंगे तो जो नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बेस बनाकर 10,000 रुपीज़ निकल कर आएगी। तो गाइज इस तरीके से हमने दोनों कंडीशंस देखी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को जब हम एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपके सामने दो बातें आई थी कि या तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा बैठेगी या उनकी कैपिटल कम बैठेगी। तो अगर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का हमारा अमाउंट जो आता है वो कम आता है, तो जितना अमाउंट कम आता है उतना पैसा फिर ओल्ड पार्टनर अपना फर्म को लाकर देते हैं। तो उसके कंसर्न में आपकी एंट्री बनती है, इफ़ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन हिज न्यूली कैलकुलेट कैपिटल, देन ही ब्रिंग हिज डेफिशिएंसी अमाउंट टू द फर्म। यानी कि यदि पुराने साझेदारों की पूंजी कम बैठती है तब वे अपनी कमी की राशि को फर्म में लाकर देते हैं, जिसके लिए एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपनी कमी को कैश में लाते हैं तो कैश या बैंक से हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर मान लीजिए वो अपनी कमी को कैश या बैंक में नहीं लाते हैं या फर्म में आपको ये कह देते हैं कि भाई वो अपनी डेफिशिएंसी या सरप्लस को करंट अकाउंट खोलकर एडजस्ट करेंगे, तो फिर जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसके करंट अकाउंट से हम उसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। यानी कि अगर कैश में लाता है तो कैश और बैंक को डेबिट, और कैश और बैंक में ना लाकर वो करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट करवाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा उस अमाउंट से जो उस पार्टनर की डेफिशिएंसी निकल कर आएगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं, इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन हिज न्यूली कैपिटल, देन दे विड्रॉल दियर सरप्लस अमाउंट फ्रॉम द फर्म। यानी कि यदि पुराने साझेदारों की पूंजी ज़्यादा होती है तब वे अपने आधिक्य यानी कि सरप्लस राशि को फर्म से निकाल लेते हैं। तो फर्म से निकालने के लिए जो कंसर्न एंट्री बनेगी, अब उसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और अगर उसको हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट एंट्री बना लेंगे। और अगर हमने उसका अमाउंट कैश या बैंक में पेमेंट ना कर क्वेश्चन में ये कह देता है कि उसके सरप्लस को उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाए या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तब उसके लिए आपको फिर टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस तरीके से गाइस हमने इनकी एंट्री आपको बताई। अब जो हमने अब तक टॉपिक आपको क्लियर कराया
वो हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंसर्न में जो भी टोटल एंट्रीज हो सकती थी और उन एंट्रीज़ को निकालने के कंसर्न में जो भी टेक्निक या जो भी स्टेप्स हो सकते थे वो सारी हमने आपको डिटेल इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको दी। फर्स्ट वॉल्यूम 1 और सेकंड ये वॉल्यूम 2 में। अब जो नेक्स्ट हम वॉल्यूम बना रहे हैं उसमें हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न अकाउंट की आपको जानकारी देंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में कौन कौन से अकाउंट बनाए जा सकते हैं और उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने जो कंसर्न नॉलेज है उसको अपने पास नोट कर सकते हैं ताकि आप आपको इजीली यूज़ में अपने ले सकें। गाइस अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू।